इमोशंस को सप्रेस करना इज अ गुड थिंग और बैड थिंग बिकॉज सर मोस्टली मैन सप्रेस देयर इमोशंस सर। सुना होगा मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द सबको होता है। दिक्कत तो तब होती है जब दर्द होना बंद हो जाता है, जो कि एक डिप्रेशन का साइन है। तो परसिस्टेंट परवेजिव मूड जब आपका सैड है, अगर ये लक्षण 14 दिन के ऊपर अगर परसिस्ट कर रहे, देन वी कैन कॉल इट एज डिप्रेशन। इज डिप्रेशन इज 100% क्यूरेबल? इन रियलिटी क्योर इज अ मिथ फॉर एनी मेंटल एनी फिजिकल इलनेस। एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपको हैप्पी लग रहा है, 24 घंटे हैप्पी लग रहा है, तो वो भी एक पागलपनी कहलाए। बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर ट्रीट में आई एम हैविंग ADHD। हम फिर पूछते कैसे पता चला भैया आपको ADHD है। वो बोले कि हमने पर्टिकुलर वेबसाइट पे एक फॉर्म भरा, उस स्क्रीनिंग में हमें स्कोर जो है दैट इज इंडिकेटिव ऑफ ADHD, सो ट्रीट माई ADHD। सो यहाँ पे ही दोस्तों, लोग अक्सर मेंटल हेल्थ को काफ़ी इग्नोर करते हैं, पर अगर आज के टाइम देखा जाए तो मेंटल हेल्थ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। और इसी सब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमोल जावरे सर, जो एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट है। उन्होंने MD इन साइकेट्री BJ मेडिकल कॉलेज पुणे से किया है और ससून जनरल हॉस्पिटल में वो एक्स रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनका यही एक्सपीरियंस और नॉलेज हमें मेंटल हेल्थ इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से समझने में हेल्प कर सकता है। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अमोल जावरे सर। हेलो सर। हाय, नमस्ते। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन सर। फर्स्टली सर, अगर किसी की मानसिक स्थिति खराब हो तो हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर, एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर? आज के डेट में मानसिक आरोग्य से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो उसका इंसिडेंस और प्रिवेलेंस बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मानसिक बीमारी होती क्या है और कैसे पता करें कि किसी को मानसिक बीमारी है कि कोई नॉर्मल है। तो वैसे कोई एबनॉर्मल और नॉर्मल में डिफ्रेंशिएशन क्लियर कट नहीं होता है, पर हमारा जो भी काम होता है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि बीमारी हो सकती है। मतलब आपका जो सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन है अगर वो हो रहा है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, जो कोई गृहिणी है जो घर में काम करते हैं वो घर के काम नहीं कर पा रहे, ऐसा जो भी आपका काम होता है वो अगर नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अभी कैसे पता करें हम, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, आपको इमीडिएट हेल्प अवेलेबल है कि नहीं। पर कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, अगर हम उसके प्रति अगर सजग रहे तो हमें पता हो सकता है कि किसी को बीमारी के लक्षण है या नहीं। जैसे कि खुद को मिटाने के विचार आना, नींद ही ना आना, ज़्यादा परेशानी होना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, बेचैनी घबराहट होना, ये लक्षण अगर लंबे समय तक अगर चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। कोई ऐसे अर्ली साइन या सिम्टम्स है जिससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर सके? जैसे कि हमने एक आपने देखा होगा कि आइसबर्ग, ये आइसबर्ग होता है कि पानी के ऊपर 1% 2% होता है, पर पानी के नीचे 98% होता है। सो बहुत बार सिम्टम्स नहीं आते और वो इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं। जैसे कि मान लो आपको बुखार आ गया तो आपका बॉडी गर्म दिखेगा, आपके बगल वाले को आपका बॉडी गर्म दिखेगा, ये भैया बुखार आ गया इसको ट्रीटमेंट दो। पर मानसिक बीमारी में बंदा साइलेंटली सफ़र करता है। वो सामने से अच्छा दिखेगा, वो हंसेगा, फिलोसॉफी की बातें करेगा, वर्कआउट करेगा, सब कुछ चीज़ें करेगा, पर अंदर में ना साइलेंटली सफ़र करेगा। ज़्यादातर केसेस में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाकी जो मानसिक बीमारियाँ होती है उसमें बंदा खुद से ट्रीटमेंट लेने के लिए आता नहीं है जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए। जैसे कि बहुत ही गुस्सा आ रहा है, या कुछ दौरे पड़ रहे हैं, या नींद ही नहीं आ रही है, या बार बार नशा करने की दिक्कत हो रही है, तो कैसे पता करना पड़ेगा, बाकी लोगों को उसके बारे में अवेयर रहना पड़ेगा और हमें खुद को भी कुछ साइको एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आपको नींद ही नहीं आ रही है, अगर ऐसी संबंधित अगर दिक्कतें हो रही है तो हम इसमें देख सकते हैं। सर, अगर हम आज की यूथ में देखेंगे तो एनजाइटी एंड डिप्रेशन, ये दो वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। मतलब अगर कोई भी डायरेक्टली बोल देता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अगर आपको किसी यूथ को ये समझाना हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली एनजाइटी एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन, तो आप उसे किस तरह समझाएंगे? डिप्रेशन और एंग्जाइटी वैसे देखा जाए तो हम इसको सिंपल भाषा में अगर देखें तो डिप्रेशन मतलब सिंपल एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बोला तो उदासी, अवसाद, और एंग्जाइटी मतलब चिंता। अभी उदास लगना और डिप्रेस्ड होना दो अलग चीज़ें हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग बात होती है। डिप्रेशन ये वर्ड है ना ओवर यूज़ किया जाता है हमारे डे टू डे लैंग्वेज में। हम बोलेंगे कि मुझे, अगर कोई बंदा कोई हाइजीनिक है तो बोलेंगे यार उसको OCD है, या कोई बंदा उदास है
तो वो डिप्रेस्ड हो गया है। अगर कोई एंथुजियास्टिक बंदा है तो बोलेंगे यार कितना एंग्शियस हो रहा है। तो हमें ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम बहुत सारे टर्म्स को ओवर यूज कर रहे हैं। सैडनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिप्रेशन। सर कैन यू एलाबोरेट सैडनेस? या सो अगर मान लो आप ऑफिस जा रहे हो और आपको बाइक पार करते समय किसी से झगड़ा हो गया, उसने आपको 2 बातें बोल दी। समय के लिए थोड़ा सा गुस्सा आएगा, समय के लिए थोड़ा सा उदास लगेगा, पर आपके दोस्त ने आपके साथ हंसी मजाक किया तो आपने वो चीज़ भूल गए और आप हंसते खिलते अपने काम के लिए चल गए। दिस इज़ नॉर्मल लाइफ। पर अगर इतना गुस्सा आया, इतना उदास लगा कि 5-5, 6-6 दिन वही चीज़ें दिमाग में चल रही है, खुद के प्रति या दूसरे के प्रति बहुत उदास भाव लग रहा है, तो हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझेंगे कि व्हाट इज़ परसिस्टेंट परवेजिव मूड। दिन होता है 24 घंटे का, उसमें मोटा मोटी 6 से लेकर 8 घंटे तक मोस्ट ऑफ लोग सोते हैं, बचे हुए 14 to 16 आवर्स। अब ये 14 to 16 आवर्स हमें कभी उदास लगना, कभी हैप्पी लगना, कभी थोड़ा बहुत एंक्शियस लगना, ये मूड वेरिएशन कॉमन है। जब मूड कंटिन्यूसली आपका उदास रह रहा है, कंटिन्यूसली आपको एंक्शियस लग रहा है, तो परसिस्टेंट परवेजिव मूड जब आपका सैड है तो हम, और अगर ये लक्षण 14 दिन के ऊपर अगर परसिस्ट कर रहे, देन वी कैन कॉल इट एज डिप्रेशन। बट डिप्रेशन का डायग्नोसिस बहुत सारी चीज़ों को रूल आउट करके होता है, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल का ही एक काम है। सो ऐसा कोई बंदा है कि जिसको कंटिन्यूसली उदास फील हो रहा है, दिन रात उदास फील हो रहा है, और छोटे छोटे कामों में दिक्कत होना, जल्दी थकान आना, पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी उनमें ज़्यादा मन ना लगना, ज़्यादातर समय अकेला रहने की कोशिश करना, भूख ना लगना या ज़्यादा भूख लगना, नींद ना लगना या बहुत ज़्यादा नींद लगना, अगर ऐसे लक्षण अगर होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्लिनिकल डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। सर डिफरेंस क्या है सर, क्लिनिकल डिप्रेशन एंड नॉर्मल डिप्रेशन दोनों? लुक, नॉर्मल सैडनेस वी कैन से, सैडनेस हर एक को हो सकता है। क्लिनिकल डिप्रेशन इज समथिंग विच डिटोरेट्स योर सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना, स्पोर्ट्स वगैरह या फ्रेंड सर्कल के साथ हैंग आउट करना, ये चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी। कोई हाउसवाइफ है, घर के कामों के ऊपर ध्यान देते, वो नहीं कर पाएंगे। कोई जॉब को जाता है तो जॉब में दिक्कतें हो जाएंगी। सो आपका जो प्राइमरी काम है ये सबसे पहले अफेक्ट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैच होगा यहाँ पे। ओके। और नॉर्मल सैडनेस जो होता है वो समय के लिए थोड़ा सा आपको रुका सकता है, पर जैसे कि सूरज को ग्रहण लग गया, 10-15 मिनट ग्रहण रहा और चला गया, ऐसे। इस डिप्रेशन इज 100% क्यूरेबल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि क्यूर क्या होता है। अभी सैडनेस, डिप्रेशन, इसके प्रति हमने देखा कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। आगे क्यूर क्या होता है? इन रियलिटी क्यूर इज अ मिथ फॉर एनी मेंटल, एनी फिजिकल इलनेस। देर इज नो एंटाइटी कॉल्ड एज क्यूर इन रियलिटी। एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड। एज अ बॉडी वी कीप इवॉल्विंग थ्रू आउट द ईयर्स। हम टॉडलर एज ग्रुप से लेकर चाइल्डहुड, देन कॉलेज लाइफ, देन मिड अडल्ट लाइफ, देन लेट लाइफ, हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। हर चेंज उस एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं, हम वो पहले देखते हैं। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो हम उसको डिसऑर्डर, डिसीज़ बोलते हैं। क्यूर जनरली हम ऐसे लक्षणों के लिए बोलते हैं कि जो अगर कंट्रोल नहीं किए गए तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मान लो शुगर किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो बाकी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं, तो हम उसमें क्यूर को बोलेंगे कि कंट्रोल। सो इन रियलिटी देर इज़ नो क्यूर एज सच। इफ़ यू कैन change the perspective towards life, we can attain a pretty good control. You can call it as cure. Sir, but there is no absolute cure for anything. Sir, what is the role of exercise and yoga, meditation in this, in the phase of depression? It is having a multi-dimensional theme. Whenever a person is going through any kind of psychological problem, say anxiety or depression, there are n number of treatment modalities. ट्रीटमेंट के पहले हमें इस चीज़ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस करना पड़ेगा कि वो होता क्यों है, ये होता क्यों है, ये डिप्रेशन क्यों होता है, ये एंग्जाइटी क्यों होता है। देर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर बायोलॉजिकल, सर्टन फैक्टर्स विच आर साइकोलॉजिकल, एंड सर्टन फैक्टर्स विच आर सोशल. Biopsychosocial model is the one of the most accepted hypothesis in the generation and the treatment of the various mental disorders. बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म,
सम काइंड ऑफ ब्रेन रिलेटेड इंजुरीज, किसी को हेड इंजुरी के बाद कुछ दिक्कत होती है, कुछ लोगों को कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसके कारण ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, दैट लीड्स टू वेरियस डिसऑर्डर, से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। हम जैसे बचपन से छोटे से बड़े होते हैं वैसे अपना मन भी बनता है, एक व्यक्तिमत्व बनना। उम्र के 0 से लेकर 18-19 तक अपना एक व्यक्तिमत्व, पर्सनैलिटी बनता है, हमारा जीवन को देखने का एक नज़रिया। अभी उसी नज़रिए से हम जीवन को देखते हैं, वही हमारे कोपिंग मैकेनिज्म बनते हैं। और एक तीसरा फैक्टर है सोशल फैक्टर, मतलब हमारी परवरिश किन के अंडर हुई, हम कौन से स्कूल में थे, हम कौन से सोसाइटी में पले बड़े, हमें किस प्रकार के दोस्त मिले, कोई गुरु हमें मिला या कोई हमें ऐसा बंदा मिला कि जिसने हमें बहुत दिक्कत दी है। तो ये बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल और सोशल, ये तीनों मिला के कोई बीमारी बनती है। सो अगर हमें उसको ट्रीट करना है तो हमें इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन फार्माकोलॉजिकल एंटाइटी लाइक योगा एंड एक्सरसाइज. So yes, definitely they are good. Exercise is good. It increases endorphins in the body. Some happy chemicals they boost. आपने भी देखा होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा फील होता है। आपको ऐसा कभी लगा कि आपने एक्सरसाइज किया, आधा घंटा वॉक किया और आप रोने लगे? शायद ही आपको ऐसा कोई दिखा होगा कि मुझे एक्सरसाइज किया यार क्या बकवास लग रहा है मुझे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब हम चलते हैं तब हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं। बट रिमेंबर, अगर कोई बंदा डिप्रेशन के कारण इतना उदास है, खुद को ख़त्म करने के विचार उसके मन में आ रहे, सो ऐसे बंदे को हम एक्सरसाइज नहीं बोल सकते। अगर बताएंगे भी तो वो करेगा नहीं। सर, डिप्रेशन जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है क्या किसी में? अगर उसके पेरेंट्स या कोई उसके फैमिली के रिलेटिव्स में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है बहुत सालों से कि वो डिप्रेशन में रह रहा है, तो क्या चांसेस है कि उसके आगे के जनरेशन में भी वो डिप्रेशन दिख सकता है? अप टू अ पार्ट येस, बट इन प्रैक्टिकल थिंग एज आई हैव ऑब्जर्व, इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। आपकी परवरिश कौन से माहौल में हुई, आपने किस प्रकार से जीवन को जीना सीखा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आप भविष्य में क्या बनोगे। मतलब जीन्स जो माता के गर्भ से आप लेके आए और उसके बाद आपने उन जीन्स के साथ क्या किया, मतलब मान लो कि किसी के पिताजी बहुत बॉडी बिल्डर थे, वेट लिफ्टर थे, और उस बंदे ने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, नशे किए या कुछ अच्छा खाया पिया नहीं, कभी वर्कआउट नहीं किया, तो वो बंदा ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पिताजी अगर वेट लिफ्टर बॉडी बिल्डर थे तो वो भी उतना स्ट्रांग बनेगा। येस, डेफिनेटली एट टाइम्स वी आर ब्लेस्ड विद गुड जीन्स, बट वो जीन्स के साथ आप क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दैट इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक चेंजेस। मतलब हम रेगुलर एक्सरसाइज से, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, अच्छे सोशल कम्युनिकेशन के साथ अपने बॉडी और इसके साथ क्या करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जेनेटिकली ट्रांसफ़र कुछ लेवल तक हो सकता है, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज पार्टली येस एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स नो। ओके सर, चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप्स का मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ सकता है सर, अगर कोई बच्चा कॉन्स्टेंट चाइल्डहुड अब्यूज से गुजर रहा है? सर फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल कोट करता हूँ। एक फ्रेंड है मेरा जो मुझसे 4-5 साल बड़ा था। ही वॉज एकेडमिकली वेरी गुड, बट सर उसके घर पे उसके फादर हर रोज़ ड्रिंक करके आते थे एंड उसके घर पे सर डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी हद तक होता था। अभी वो 29 ईयर्स की एज में है, तो सर अभी वो कम्प्लीटली आइसोलेशन में रहता है। ही हैज़ नो फ्रेंड्स, ही डोंट सोशलाइज एंड सर उसके मैरिज रिलेटेड थॉट्स ऐसे हैं कि वो शादी ही नहीं करना चाहता सर। तो सर उसने वो डोमेस्टिक वायलेंस अपनी आंखों से देखा, तब वो छोटा था, पर सर क्या सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी स्टोर होती है अपनी बचपन में, वो हमारे डिसीजंस पर कितना इम्पैक्ट करती है? ओके, सो अभी मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई हैव बीन टॉट हिंदी सिंस चाइल्डहुड। इसके कारण मैं हिंदी में बात कर पा रहा हूँ। मैं दूसरी लैंग्वेज में क्यों नहीं बात कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने वो लैंग्वेज कभी सीखी नहीं। अगर मेरे घर में बचपन से वेज डाइट अगर फॉलो किया है तो मेरे चांसेस वेजिटेरियन बने रहने के ज़्यादा रहेंगे। मतलब हम भविष्य में वही चीज़ें कैरी करते हैं जो हमने बचपन में देखी थी। अगर बचपन में कुछ अच्छे अनुभव हुए, जैसे माता पिता का एक बहुत प्यार या अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो भविष्य में उस लड़के लड़की के उसके पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने के ऑड्स बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर बचपन में पेरेंटल एब्यूज़ था, माता पिता में झगड़े एक दूसरे में होते थे, नशेखोरी थी, उसमें बच्चों के मन में अगर कुछ ट्रॉमा पैदा हुए उसके कारण, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा संभव है कि वो बच्चे भविष्य में सफ़र होंगे। अभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज़ अ कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन।
और एक होता है सोया हुआ मन, सुप्त मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो कि सारी चीज़ें स्टोर भी रखता है। बट ये जो एंटाइटी है ये फिजिकल एंटाइटी नहीं है। जैसे कि आप बीपी मशीन पे बीपी देख लोगे, शुगर कितना है वो ब्लड टेस्ट से पता कर लोगे। तो एमआरआई या सीटी स्कैन, ये न्यूरो इमेजिंग है ना, आपके ब्रेन को मैप करेगी, पर आपके मन को वो कभी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है। हमें जो भी चीज़ें सपने में दिखती है या हमें ऑटोमेटिक जो थॉट्स आते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड रेगुलेट करता है, ऐसा बहुत सारी थ्योरीज में बताया गया है, यू नो। सो अगर बचपन में कुछ दिक्कतें थी तो डेफिनेटली वो अडल्टहुड में इस या उस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसके ऊपर अलग अलग साइकेट्रिस्ट में अलग अलग विचारधाराएं थी। एक ग्रुप कहता था कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर पास्ट ट्रॉमा। एक दूसरा ग्रुप यूरोप में था जिन्होंने इस चीज़ को एक हद तक ही एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताया कि वी आर नॉट जस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट इज़ अबाउट व्हाट वी आर डीलिंग एंड द वे वी आर डीलिंग। अगर मान लो बचपन में अगर दिक्कत हुई, फिर उसके बाद आपने किस प्रकार से जीवन को जीना सीखा, आपने फिजिकल एक्सरसाइजेस की कि नहीं, आपने अपना मानसिक दमखम कितना बढ़ाया, यू नो। तो आज के डेट में आप ही बताओ कि ऐसा कौन सा बंदा होगा कि जिसके पास्ट में ट्रॉमा नहीं था। मतलब यू नो, राजा से लेकर रंक तक, छोटे से लेकर बड़े तक, इस देश से लेकर उस देश तक, सब चीज़ों में, सब लोगों में आपने यही देखा होगा कि बचपन में कुछ दिक्कत थी। मतलब राजा का जो राजकुमार था उसके भी घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें थी राजगद्दी बचाने की, या जिसके घर में खाने पीने को दाना नहीं था उनके घर में भी ट्रॉमा था दाना पानी खोजने का। तो सबके जीवन में ट्रॉमा होता ही है, ठीक है। पर ये ट्रॉमा के बाद आपने क्या किया ये ज़्यादा डिपेंड करता है, यू नो। फिर इसके लिए माहौल था कि नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे एक कैच होता है कि अगर ट्रॉमा था ठीक है, पर वो ट्रॉमा से डील करने के मैकेनिज्म्स क्या थे, माता पिता का कोपिंग मैकेनिज्म क्या था। सर आप थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लेन सर, ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स जो हम ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए यूज़ कर सकते हैं? या अभी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो चीज़ें हैं, कि वैसे सुनने में लग सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, पर जीवन में कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशंस होते हैं उनके सोल्यूशन हमेशा सिंपल होते हैं। दैट इज़ द गुड न्यूज़ इन हाउस। सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के सिंपल सोल्यूशन होते हैं। सो ट्रॉमा से बाहर निकलना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत बार क्राइटेरियाओं के गुलाम होते हैं। अपने देश में बचपन से बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती है, पर्टिकुलर तरीके से अगर दिखोगे तो सुंदर दिखोगे, पर्टिकुलर अगर टोन रहेगा स्किन का तो सुंदर बनोगे, अगर शेप रहेगा तो अट्रैक्टिव रहोगे, अगर किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा हो जाओगे, अगर मैरिज होगा तो अच्छा हो जाओगे। जिनके मैरिज नहीं हुए वो मैरिज कैसे होंगे उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनके मैरिज हो गए वो दिक्कत में हैं, मैरिज होके जिनके टूट गए, डिवोर्स हो गए, वो फिर से मैरिज करने के लिए उतावले हो रहे हैं। सो यू नो, आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर स्ट्रगलिंग विथ टू टाइप ऑफ थिंग्स, ईदर सिलेक्शन एंड मैरिज। सो हमें पहले कोपिंग मैकेनिज्म अच्छे सीखने पड़ेंगे। हमें पहले ये दिखना पड़ेगा कि हमें खुद का मार्क खुद ही निकालना पड़ेगा, यू नो। जैसे होता है ना कि हर एक बंदा, जैसे क्रिकेट टीम में अलग अलग बड़े बड़े क्रिकेटर्स है, देख लो, हर एक का क्रिकेट खेलने का तरीका अलग है। हर एक बंदा, कोई राइटी होता है, कोई लेफ्टी होता है, कोई ज़्यादा डिफेंस पे फोकस करता है, कोई ज़्यादा स्ट्राइक के ऊपर फोकस करता है। हर एक का एक अलग स्टाइल होता है। आपको जिसने बचपन से, हमें जनरली पेरेंटल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब ये नहीं कि पेरेंट का सुनना नहीं है, बट ये समाज में ये भी मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि सब बंदे स्पेशल होते हैं, पर उसकी स्पेशलिटी आप एक ही स्केल पे ऊपर नहीं देख सकते। सो मेरा यही एक मैसेज होगा कि सब लोगों ने अपना खुद का स्पेशलिटी ढूंढने के लिए क्राइटेरिया की गुलामी बंद करना। यू मस्ट नॉट फॉलो एनी क्राइटेरिया लेड बाय द सोसाइटी। यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट पाथ एंड नोबडी एल्स कैन एक्सप्लोर इट फॉर यू, यू नो। और इतना वो स्पेशल रहेगा पाथ कि वो पाथ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुदरत ने बनाया है और वो आपको ही खोजना है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो, बस एक ही ध्यान में रखना कि उसके कारण खुद को और दूसरों को दिक्कतें ना हो, वो लीगली वैलिड हो, वो फिज़िकली और मेंटली हेल्दी हो। ऐसा कोई भी पाथ आप एक्सप्लोर करो, यू नो। चीज़ों में बहुत बार गलतियाँ करो, क्योंकि अगर वो सीखना है तो बिना गलती के तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छे से मैंने करियर बनाया और मैंने बहुत सारे नए कोपिंग मैकेनिज्म सीखे, पर अगर मैंने कोई गलती ही नहीं की तो वो हम इसको यू नो मिमिक्री बोलेंगे।
and that is not original and that is not going to give you the fruitful result on the long run. So जैसे आपने पूछा सर कि क्या है वो तरीका, you have to find out, you have to stop obeying the criteria laid by the society, you have to find your own path, you have to commit mistake, you have to keep learning from the mistake. बस इतना ही ध्यान में रखा जाए कि एक ही मिस्टेक बार बार ना हो. सर लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते कि वो कोई तो भी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई दैट कुछ तो भी प्रॉब्लम है आपके अंदर, उसे आप किस तरह से बताएंगे? या दैट इज़ द क्रिटिकल थिंग. जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर किसी को बुखार आ गया तो उसका टेम्परेचर दिखेगा, किसी का शुगर बढ़ गया तो उसका ब्लड टेस्ट में शुगर ज़्यादा दिखेगा. अभी मानसिक बीमारियों में जैसे कि बहुत सारी लंबी लिस्ट है. एक्सेप्टेंस नहीं है सर लोगों में. Yeah. बहुत लेट एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है वहाँ मुझमें, या एंड ओपन नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए और अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए. तो व्हाई इज दिस सो दैट? या ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने देश में ये भी एक स्टिग्मा क्यों है, मतलब स्टिग्मा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है. ये तो दैट इज़ द वेल नोन फैक्ट. बट इफ़ यू थिंक व्हाई देर इज़ हेल अमाउंट ऑफ स्टिग्मा अबाउट मेंटल हेल्थ इन आवर कंट्री, देर आर सर्टन पॉइंट्स आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई हियर. एक थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी कम है, जजमेंटल एटीट्यूड कम्युनिटी लेवल पे ज़्यादा है. जैसे हमने अभी बताया कि क्राइटेरियाओं की गुलामी, अलग अलग क्राइटेरियाओं की गुलामी कर ली. मतलब 10th में एक तो डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है, कोई ग्रेजुएशन कर लिया तो सरकारी नौकरी पाना है, ये सारी चीज़ें यू नो. सो हमें ये देखेगा कि कम्युनिटी लेवल पे थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है. ये होने के कारण जजमेंटल एटीट्यूड हमें ये दिखाता है कि अगर मान लो किसी को कोई अगर ज़्यादा ओवरवेट है तो वो अच्छा नहीं दिखता है, अगर किसी का रंग सांवला है तो वो अच्छा नहीं दिखता है. ऐसे कम्युनिटी में हम जनरली खुद को पाते हैं. ऐसे कम्युनिटी में ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करना कि जो दिखती नहीं है फिजिकली, यू नो, जैसे कि हमने दिखा कि शुगर दिख रही है आपको ब्लड रिपोर्ट में 400, 500, 600 बढ़ गई है, तो ये चीज़ ईजिली एक्सेप्ट होंगी. मानसिक बीमारी में जनरली इंसाइट नाम की जो चीज़ है, अंतर्दृष्टि, ये कम होती है. मतलब बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसको कोई दिक्कत है. अगर मान लो आपके चेहरे के ऊपर फुंसियाँ आ गई, यू नो, रैश आ गया, या आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, उल्टी आ रही है, दस्त लग रही है, तो ये विजिबल सिम्टम्स है. सो हम जनरली थॉट प्रोसेस में हमारा ज़्यादा उन्नति ना होने के कारण हमें जो दिखता है वही एग्जिस्ट करता है और जो नहीं दिखता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. यही सोसाइटियल जजमेंट है. सो ऐसे इसके कारण ये होता है कि इंसाइट कम हो गया, इसके कारण लोग आते ही नहीं है. अभी इसको डील कैसे करना है? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी लेवल पे एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होगा. बहुत सारे जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो बार बार पेन किलर लेके भी कम नहीं होते हैं. हेडेक हो रहा है, सीने में धक धक हो रही है, बेचैनी घबराहट हो रही है. बहुत बार ये भी होता है कि डिटेल असेसमेंट फिजिशियन से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट से कर लिया, सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नॉर्मल है, पर फिर भी दिक्कतें हैं कि कम होने का नाम नहीं लेती. तो ये कुछ इंडिकेटर हो सकते हैं कि आपको मानसिक बीमारी है. तो क्लिनिशियन से वो प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तरफ वो रेफरल हो, नंबर 1. नंबर 2, अगर किसी को कुछ सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खुद को ख़त्म करने के विचार आना या उस संबंधी कोई एक्शन लेना, अगर बहुत ज़्यादा नशे में कोई बंदा है, अगर बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो शांति से चर्चा हो, एक जगह पे बैठ के एक दूसरे की बात सुन ली जाए और ये अवेयरनेस फैलाया जाए. ये अवेयरनेस अगर हम खुद से ही प्रैक्टिस करें तो पूरे देश में मानसिक बीमारियां जल्दी पकड़ में आएंगे और जल्दी इसका इलाज संभव होगा. सर इमोशंस को सप्रेस करना इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग? बिकॉज सर मोस्टली मैन सप्रेस देयर इमोशंस सर, दे डोंट शो अप इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो हाउ, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट सर? क्या आपने पुरानी हिंदी मूवीज़ में एक सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है? सो अभी ये दर्द होना, यू नो, हमें कुदरत ने बहुत सारे भावनाएं दी है, यू नो. हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हमें प्रेम होता है, हमें घृणा पैदा होती है, अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं. जैसे कि टेस्ट होता है ना, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी खट्टा, कभी ये कभी वो. तो हमें कुदरत ने ना वैरायटी दी है. वो बॉडी सिम्टम्स हो, भावनाएं हो, विचार हो. तो इमोशंस सप्रेस करना अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल नहीं. चीज़ों को यू नो एक फ़्लो के जैसे बहने देना चाहिए, बिकॉज फ्लो इज़ द लाइफ, यू नो, अ कंटिन्यूस फ्लो. अभी इंडिया में हो, वर्ल्ड में हो, पर्टिकुलरली अपने देश में जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो कि एक मिडिल क्लास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में मोड़ते हैं, तो हमें उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि यू नो एक प्रोवाइडर का जो बर्नआउट होता है, यू नो, एक बंदा जो कि नौकरी करेगा, बाहर जॉब करके पैसा कमाएगा, घर वालों को
सारे चीज़ें प्रोवाइड करेगा, गाँव में पैसा भेजेगा, पर वो खुद के प्रति ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, महिलाओं में कुछ दिक्कतें होती है, मर्दों में कुछ अलग दिक्कतें होती है। दर्द सबको होता है, दिक्कत तो तब होती है जब दर्द होना बंद हो जाता है, जो कि एक डिप्रेशन का साइन है। तो दर्द होने देना चाहिए, दर्द होना अच्छी बात है। what are the steps one can take to manage the overthinking? Because सर ये प्रॉब्लम हर जनरेशन में दिखता है कि एक आधे थॉट को पकड़ लिया और उसके ऊपर बार बार सोचते रहते हैं, उससे निकलता कुछ भी नहीं है, बट टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। तो हाउ टू स्टॉप दैट ओवर थिंकिंग सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर थिंकिंग क्या है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। तो थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, तो जैसे कि हमें कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर हो गई तो वो अच्छी नहीं होती है, वी ऑल नो दैट। बट जैसे हम खुद सांस नहीं ले सकते, हम खुद सांस बंद नहीं कर सकते, वैसे ही हम थिंक नहीं कर सकते। ना हम थिंकिंग बढ़ा सकते हैं, ना हम थिंकिंग कम कर सकते हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि अरे पॉजिटिव थिंकिंग कर, अरे टेंशन मत ले, ऐसा एडवाइस आपको बहुत सारे लोग देते हुए नज़र आते होंगे। शायद आपको भी मिला होगा या आपने भी 4 लोगों को दिया होगा कि पॉजिटिव रहो, अच्छी थिंकिंग करो। ओवर थिंकिंग जनरली दैट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द फियर। हम जिस प्रकार से खुद के सांसों के प्रति थोड़ी 2 मिनट के लिए छेड़खानी कर लेंगे कि मैं सांस पकड़ के बैठा हूँ या मैं सांस कम ज़्यादा कर रहा हूँ, फास्ट ले रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ, पर एक मूवमेंट के बाद हमारी सांस ऑटोमेटिक नेचुरल रिदम में आ जाएगी बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल स्टेट वी आर इन। वैसे ही हमारा मन जिस अवस्था में है उस प्रकार से हमारा थिंकिंग का पैटर्न डिसाइड होगा। सो हम थिंकिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, ना कि चेंज कर सकते हैं। सो कैसे करें इसको रेगुलेट? ओवर थिंकिंग जनरली होती है डर के कारण। ओवर थिंकिंग का अगर हम डिसेक्शन करें तो हमें पता चलेगा कि दैट इज़ नथिंग बट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। हम जब डर जाते हैं तब हम उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सोच के कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि वी आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन सो दैट वी कैन सॉल्व दैट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एट प्रेजेंट। उसमें ये एक होता है कि आप एक सवाल के साथ एक जवाब खोजते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर मेमोरी, एंड उसमें गौरतलब बात एक है कि एक आंसर आपको 10 और नए क्वेश्चन देगा। 10 नए क्वेश्चन और 10 सवाल को पैदा करेंगे, 10 सवाल एंड सो ऑन। सो अगर हमें कॉम्प्लेक्स ओवर थिंकिंग को अगर कम करना है, जो कि हमारे डेली एक्टिविटीज़ में निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन कम होना, खोया खोया रहना, उस पल में हम नहीं जी सकते, इसके लिए हमें विचारों के दर्शक बनना पड़ेगा, हमें साक्षी ही बनना पड़ेगा। साक्षी भाव जागृत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए। अभी साक्षी भाव को जागृत कैसे करना है? आप जो भी कर रहे हो उसमें एक दर्शक के भांति अपने विचारों को और भावनाओं को बस देखो, ना उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो, ना उसको निगेटिव रिस्पॉन्स दो। आप बस दर्शक के भांति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बस देखें। ये जो झगड़ा है अच्छे और बुरे मन का, ये निरंतर हमारे मन में चलता रहता है। हमें सिर्फ साक्षी बनना है। अगर हम प्रतिक्रिया देना बंद कर दे, अगर हम सारी चीज़ों के प्रति स्वीकृति कर दे, और वो भी कोई शर्त ना रखते हुए अगर स्वीकृति कर दे, तो जो भी चीज़ें चल रही है वो अच्छी ही लगेंगी और ओवर थिंकिंग कम होगी। दिस इज़ द वे टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। सर आज के वर्ल्ड में जहाँ हर जगह चॉइसेस ही चॉइसेस है, एक इंसान अपने माइंड को किस तरह ट्रेन करे कि वो अपने लाइफ में कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले सके? ओके, सो डिसीजंस, निर्णय क्षमता, कोई डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता। सो कोई भी डिसीजन सही गलत इस डाइकोटोमी में देखना उचित नहीं रहेगा। एक डिसीजन दूसरे डिसीजन से सिर्फ विभिन्न होगा। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर लड़के के साथ, लड़की के साथ किसी ने शादी की और शादी के बाद उनको दिक्कतें हुई, तो ये डिसीजन सही था या गलत था, इसके बियॉन्ड हमें देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई प्रोफेशन चूज़ करना, इंजीनियरिंग चूज़ किया, किसी ने मेडिकल चूज़ किया, किसी ने CA बनने के लिए कोशिश की, किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाने के लिए कोशिश की। 10th के बाद वी आर ऑन दी वेरियस, लाइक चौराहे पे खड़े, भाई को 8 दिशाएं आपके सामने, 8 दिशाओं में चले जाओ, कहाँ पे भी हर एक दिशा ही शुभ है। हर दिशा शुभ है, हर डिसीजन ही शुभ है। डिपेंड करता है कि हम कौन से मानसिक शिद्दत से उसमें आगे बढ़ते हैं। डिसीजन कभी राइट और रॉन्ग नहीं है। हाँ, हमें
लॉन्ग टर्म में हमारे एम्स एम्बिशन क्या है, हमारा सोसाइटल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, उस हिसाब से थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, वो भी थोड़े समय के लिए। और एक बार जो भी डिसीजन लिया उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पर ये डिसीजन तभी आपको अच्छा लगेगा जब ये आपका खुद का होगा। जैसे हम बता रहे थे कि इन इंडिया वी ऑल हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड विथ टू थिंग्स, मैरिज एंड सिलेक्शन। सो हमें बचपन से बताया जाता है कि बगल वाले के लड़के ने HSC में इतने इतने नंबर प्राप्त कर लिए, उनका तो UPSC में वो इतना बड़ा अधिकारी बन गया, अरे वो उसने तो मेडिकल में इतना उसका सिलेक्शन हो गया, एंड सो ऑन। बड़े बड़े संस्थानों में एक दिया जाता है, 4-5 संस्थान है इंजीनियरिंग के, उनके प्रति बच्चों को अच्छा लगे या ना लगे, पर घर वाले ऐसा फोर्स करते हैं कि पूछो मत। फिर आपको वही बताया जाता है, आपका ब्रेन कंडीशनिंग पेरेंट्स से किया जाता है, क्लासेस वालों से किया जाता है, अगल बगल वाले जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स से किया जाता है, पर्टिकुलर संस्थान में एडमिशन करवा दो। फिर बच्चों को लगने लगता है कि नहीं, अगर मेरा यहाँ पे एडमिशन अगर हुआ तो ये अच्छी बात है। तो डिसीजन तो हर एक अच्छा होगा। अगर मुझे कुक बनना है और वो अगर मेरा खुद का डिसीजन है तो मैं अच्छा कुक बनूं, अच्छे व्यंजन बना के लोगों को परोसूं, उसमें जॉब करूं, उसमें होटल खोलूं, उसमें जो भी बिजनेस करूं। अगर ये मेरा खुद का ऑथेंटिक है तो ज़रूर उसमें फ़ायदा होगा और वही डिसीजन सही होगा। हाँ, डिसीजन तब गलत हो जाता है जब हम दूसरे की मिमिक्री करते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं डॉक्टर बना, पर अगर मुझे डॉक्टर नहीं बनना था पर फिर भी मुझे डॉक्टर बनना पड़ा, तो डॉक्टर बन के भी मुझे उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो मतलब आपको भौतिक तौर पे कोई उपलब्धि हासिल हुई या ना हुई ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन कितना है। तो हम आपको यही बताएंगे कि सही और गलत डिसीजन कुछ नहीं है। हम जनरली कुछ 2-3 क्राइटेरियाओं में रहते हैं कि हाँ, इसने इतना कमा लिया या इसको इतना प्रशंसा मिल गई तो वो सक्सेसफुल हो गया। हमारा सक्सेस का जो डेफिनेशन है वही बुनियादी डिफेक्टिव है। अगर हम उसमें ऑथेंटिकली सेल्फ रहेंगे, हम अपने जीवन के कलाकार हैं, हम उस कला को अगर पूरा रिस्पेक्ट करेंगे तो हम जो भी करेंगे वही पवित्र होगा, वही सक्सेस होगा। सर, सोशल मीडिया का यूज़ आज की जनरेशन में काफ़ी बढ़ गया है, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ? जनरली हम सीखते कैसे हैं, साइकोलॉजी में बहुत सारे थ्योरीज बताई है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब हम वैसे ही करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, वी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। अभी हो ये ऐसा गया है कि वी ऑल आर स्टक इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, और हम सही मायने में नॉन सोशल बन गए हैं, क्योंकि हम दिन रात मोबाइल लेके बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं। मतलब अगर मान लो बंद रूम में अगर 3 बंदे भी बैठे हैं तो हर एक बंदा अपने अपने मोबाइल में इतना व्यस्त है कि अगर बगल वाले बैठे हुए बंदे से बात भी करने तो वो मैसेज करके बात करेगा। दिस इज़ रियलिटी। इट माइट लुक लाइक फनी बट इट इज़ व्हाट रियलिटी इज़। आप देखो कहाँ पे भी, चौराहे पे देखो, रेस्टोरेंट में देखो, घर में देखो, वेटिंग रूम्स में देखो पब्लिक एरिया में, सब लोग मोबाइल में मुंडी नीचे झुका के गुलामी कर रहे हैं। क्या चीज़ की गुलामी? हम देखते हैं कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। अलग अलग सोशल मीडिया पे रील चलाना, उसमें देखेंगे कि खाना तो यूरोप के पहाड़ों में जाके पर्टिकुलर खाना, फिटनेस बनाना, मतलब पेट का पर्टिकुलर साइज़ दिखना चाहिए, बाकी शरीर के पार्ट्स अलग अलग दिखने चाहिए। तो हम जनरली देखते हैं कि कपड़े पहनेंगे तो रोज़ नए नए कपड़े पहनेंगे, अगर मान लो कुछ फिटनेस करेंगे तो बहुत लंबे समय तक फिटनेस करेंगे तो उसके लिए प्रेज़। मतलब यहाँ पे ऐसा आपको ये दिया जाएगा कि भाई देखो ये 85 के है और ये देखो कितना वेट लिफ्ट करते हैं। अच्छी बात है, 85 तक अगर कोई वेट लिफ्ट कर रहा है अच्छी बात है। पर अगर मैं उम्र के 32 में अगर कुछ दिक्कतें मुझे हो रही है, येस डेफिनेटली दैट इज़ अ वेकअप कॉल, बट ये ऐसा नहीं है कि मैं फेल्योर हूँ या मैं रोगी बन गया हूँ। हर एक बंदा अलग होता है, पर हमें बार बार एक ही चीज़ अगर बम्बार्ड की जाए तो हमारा सोच विचार उसी दिशा में डाइवर्ट हो जाता है और हम एक मेंटल कंडीशन से सफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो हमें हमेशा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी ही रह गई या हम पूरी तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली एक्सेसिव सोशल मीडिया एक्सपोजर के कारण हम सोसाइटी से दूर हो जाएंगे। जैसे कि मान लो एक बच्चा है जिसको भूख लगी है, उस बच्चे को आपने शक्कर का पानी दे दिया, शक्कर का पानी दे दिया तो उसको कैसे लगेगा? उसका भूख तो कम हो जाएगा पर उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ जाएगा। कुछ उसी प्रकार से सोशल मीडिया से हमें लगता है कि वी आर सोशल, वी आर चैटिंग, वी आर डूइंग वीडियो कॉल्स एंड ऑल, बट सही मायने में
हमारा जो लर्निंग होता है वो सोसाइटियल इंटरेक्शन फेस टू फेस वैसे ही होता है। सो सोशल मीडिया का एक्सेसिव एक्सपोजर आपके लर्निंग एबिलिटी को निगेटिवली हैम्पर कर सकता है, आपके आईक्यू को कम कर सकता है, यू नो, और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। द लिस्ट इज एंडलेस। सो वन शुड बी रियली सोशल। सोशल मीडिया इज गोइंग टू मेक यू नॉन सोशल। सर लोग जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते। अगर कोई इंसिडेंस उनके साथ हुआ तो बहुत टाइम तक वो उनके ब्रेन में स्टक होकर रहता है। मोस्टली सर ब्रेकअप्स में या रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हुआ तो बहुत टाइम लेंगे उस चीज़ से निकलने के लिए और ख़ुद को भी पूरी तरह से तबाह कर देंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। तो सर हाउ कैन वन मूव ऑन? Yeah. So as a practicing psychiatrist, I get n number of. I have been practicing psychiatry. I entered in my post graduation in psychiatry in Central Institute of Psychiatry, Ranchi, Jharkhand. So it was batch of 2015, and now we are in 2026. So it's been more than 10 years I am into the field of psychiatry. I have seen n number of cases of post breakup. अभी ये ब्रेकअप मतलब किसी ने प्यार में धोखा दिया, किसी ने शादी में धोखा दिया, फिर मन टूट गया, फिर यू नो एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉजर। उन्होंने एक रॉजर थ्योरी दिया था कि बंदा दुखी क्यों होता है बंदा कोई फ्रस्ट्रेटेड क्यों होता है। तो ये बताया गया कि हमारे एक्सपेक्टेड सेल्फ और रियल सेल्फ, यू नो, मतलब मैंने खुद के प्रति जो एक्सपेक्टेशन बना ली और जो मुझे रियलिटी में प्राप्त हुआ, इसमें जितना बड़ा मिसमैच होगा उतना मैं दुखी होऊंगा। ब्रेकअप, यू नो, मतलब आपने किसी से दोस्ती की, रोमांस किया, मरने की जीने की कस्में खाई, प्रॉमिस किए, एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ कारणवश वो बंदा चला गया, धोखा दे दिया। ऐसे लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति, या समाज उन दोनों के प्रति करता है, उसके कारण उनको भविष्य में कंटिन्यू करना संभव नहीं हो पाता, अल्टीमेटली ब्रेकअप हो जाता है। जनरली ये मन के ऊपर बहुत डीप डाउन असर डालता है, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोगों में मैंने मानसिक बीमारियों का स्टार्ट ही ब्रेकअप से ही देखा है। वैसे देखा जाए तो वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में, इवन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन तक बहुत सही थे। किसी से प्यार मोहब्बत हुई और उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो गई, फिर ऐसे टूटे कि सब्सटेंस एडिक्शन में चले गए, सोशल मीडिया का अब्यूज़ बढ़ गया, खाने पीने में उटपटांग चीज़ें खाने लग गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका निगेटिव माइंड बन जाता है और वो बाकी अच्छे भी अगर लोग आए उनके जीवन में तो उनको उसी तरीके से देखते हैं। सर कुछ लोग इससे मोटिवेशन लेके कुछ बड़ा कर देते हैं एंड कुछ लोग सर खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। या दैट इज द थिंग। सो हमने जैसे बताया कि यू आर नॉट जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा और पास्ट ट्रॉमा, यू नो, इट इज़ अबाउट हाउ यू आर कोपिंग इट विथ, हाउ आर डीलिंग, यू नो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेंटल रेजिलियंस, यू नो, मानसिक दमखम। जैसे होता है ना कि अगर मान लो आपने होटल का पानी पी लिया, अगर आपने कहाँ से भी यू नो इम्यूनिटी को बढ़ाया नहीं है तो आपने थोड़ा सा भी बाहर अगर बुखार, मतलब यू नो सर्दी जुकाम हो जाएगा, बाहर जाओगे तो, बाहर का खाओगे तो दस्त लग जाएंगे। कुछ उसी प्रकार से हमारा जो मेंटल टफनेस होता है जो हमें बनाना है, यू नो, दुखी तो वही होता है जो एक ज़माने में आशावादी था, यू नो, मतलब आशा, वैसे देखा जाए तो बहुत प्रेज सुना होगा आशा का, यू नो, कि होपफुल रहना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। हम इसमें कुछ सुझाव बताएंगे आपके माध्यम से समाज को कि आशावादी होना तो बहुत अच्छी बात है, पर उतनी विघातक बात भी होगी अगर उसमें एडजस्टमेंट का एटीट्यूड ना हो तो। जितना आशावादी बंदा उतना डिप्रेस्ड बंदा बनेगा, क्योंकि जीवन तो अनिश्चितता फॉलो करेगी। अनिश्चितता ही तो जीवन का एक नियम है। जीवन एक बहती यात्रा, बहते नदी के जैसे, यू नो, हम बस है ना इमेजिन कर सकते हैं पर होगा कुछ अलग ही। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि 95 to 97% ऑफ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी ही घटित हुई होगी कि जो आपने नहीं चाहिए। तो अगर हमने किसी से प्यार मोहब्बत किया तो हमने डिसाइड भी किया कि हाँ इनसे शादी हो जाए, या किसी से शादी भी कर ली तो हमें अच्छा लगेगा कि भाई अगर इससे अच्छा हो तो अच्छा लगेगा, पर वैसा होता ही है, ऐसा नहीं है। सो हमें क्या करना है कि हमें ये पहले एक्सेप्ट करना है कि जीवन अनिश्चित तत्वों को फॉलो करती है। वी आर स्टक इन द फैक्ट्स एंड वी आर फॉरगेटिंग द प्रिंसिपल्स। हम तथ्यों में ज़्यादा उलझे हैं, हम तत्वों को भूल गए हैं। तो हमें ये करना है कि जीवन अनिश्चित तौर से चलता है। अगर किसी के साथ अगर नहीं हुआ, नहीं जमा, तो हमें उसको है ना स्पोर्टिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बार लोग अट्रैक्शन को प्रेम समझ लेते हैं, बहुत बार लोग अहंकार को भी प्रेम समझ लेते हैं। रियलिटी में जो प्रेम होता है ना, ये बहुत अलग बात है। हम जिस चीज़ को प्रेम बोलते हैं, यू नो, प्रेम ही परमात्मा, एक बड़े आदमी ने बताया था, यू नो, प्रेम परमात्मा तभी बनता है जब है ना वो निस्वार्थ भाव से होता है, व्हेन इट इज़ अ सेल्फलेस एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग,
तब आपको वो नहीं मिला तो उसमें कोई ये भी नहीं होता है। अगर उन्हें वो प्रेम नहीं मिला तो वो सर एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, मतलब अगर लड़की ने मतलब नहीं कह दिया तो डायरेक्ट उसे मार देंगे सर। तो सर सोसाइटी में सर वायलेंस एंड ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो ये भी मेंटल हेल्थ के कुछ। यस डेफिनेटली। सो अगर मान लो कोई किसी से अगर प्यार मोहब्बत जैसा हुआ और उनसे शादी नहीं हुई या सामने वाले बंदे ने इनकार कर दिया, तो एक्सट्रीम स्टेप्स उठाना, वायलेंस में चले जाना, ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और ये प्रेम तो नहीं है। हमें प्रेम क्या है ये भी समझना पड़ेगा। प्रेम का वैसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई शब्दों में डेफिनेशन नहीं है। दैट इज़ समथिंग आत्मिक तरीके से हमें उसका एक्सपीरियंस होता है। उसमें हम सेल्फलेस होते हैं। सेल्फलेस, अगर मान लो हमें किसी ने अप्रोच किया, हमें पसंद नहीं है या वाइस वर्सा, तो उसमें ना स्पोर्टिवली तरीके से इंटरेक्शन हो। अगर किसी ने हाँ बोला तो अच्छी बात है, अगर किसी ने ना बोला तो भी अच्छी बात है। ये एटीट्यूड रखना चाहिए। जिस चीज़ को हम प्रेम बोलते हैं वो तो प्रेम नहीं होता, वो एक अहंकार का ही एक भाव होता है, जहाँ पे हम मालकियत सिद्ध करना चाहते हैं। किसी से शादी कर ली, तेरे को मैंने हासिल किया, ये अहंकार का भाव है। अहंकार बहुत बार अलग अलग स्वरूप ले लेता है। अहंकार प्रेम का जैसा भी स्वरूप ले लेता है, अहंकार बहुत बार परोपकार का भी स्वरूप ले लेता है। और हम किसी की मालकियत छीनना चाहते हैं, हम किसी का फ्रीडम छीनना चाहते हैं और हम उसको प्रेम का टैग लगाते हैं और अपने अहंकार को बढ़ाते हैं। सो ये जो रियल लव होता है, दैट इज़ एक्सट्रीमली फैंटास्टिक थिंग। हमें इसको समझना पड़ेगा। और ये भी बताया गया है कि प्रेम की शुरुआत अंदर से होती है, खुद से होती है। हम उसको जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। जैसे कि एक डियर होता है ना, उसके अम्बिलिकस में एक बहुत ही खुशबू वाला पदार्थ होता है, पर वो जीवन भर बाहर ही उसको खोजता रहा। एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा। जैसे कि हम कुएं से पानी निकालते हैं, एज अ थर्ड पर्सन अगर देखा दूर से तो पता चलेगा कि बकेट से पानी निकल रहा है और बकेट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर। गहराई में झाँक के देखें तो पता चलेगा कि बकेट तो एक माध्यम था। कुछ उसी प्रकार से जीवन में जो भी लोग आते हैं वो एक बकेट के जैसे होते हैं। हमें लगता है कि हमें उनसे प्रेम हुआ, पर सही मायने में प्रेम का सोर्स तो अंदर ही था। जैसे वेल इज़ द सोर्स ऑफ वाटर। अगर कुछ कारणवश उनसे शादी नहीं हो पाई या शादी होके उनसे अच्छे टर्म्स नहीं टिक पाए, सो दैट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि प्रेम अंदर है। हमें लगता है कि हमें उससे प्रेम हुआ या उसने मेरा प्रेम ठुकराया, प्रेम अंदर है। अगर आपका प्रेम किसी ने ठुकराया, ब्रेकअप अगर हुआ, फिर भी उसको सेलिब्रेट करो। क्यों सेलिब्रेट करो? एटलीस्ट मुझे प्रेम तो हुआ। देर आर एन नंबर ऑफ पीपल, दे आर अफ्रेड टू टॉक विद समवन, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट समवन। प्रेम तो बहुत आगे की बात है। तो सेलिब्रेट योर ब्रेकअप, क्योंकि प्रेम बहुत ही अच्छी बात है, प्रेम ही परमात्मा है। सर ऐसा कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज इज़ फ्रॉम एक्सेप्टेंस, कि पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर हमने कुछ मिस्टेक्स की है या हमारे अंदर कुछ फ्लॉज है। बट सर लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके अंदर कुछ फ्लॉज है। तो एज ए साइकेट्रिस्ट आप कैसे बताएंगे लोगों को कि हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स इन लाइफ, कि मिस्टेक हुई तो हुई, उसे भूलकर हम आगे भी बढ़ सकते हैं। हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स। एक्सेप्टेंस के लिए हमें हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको ब्रॉड बनाना पड़ेगा। हमें अच्छा बुरा सही गलत इस डाइकोटोमी से अगर बाहर निकल पाए तो ही हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। जैसे कि मान लो हम ये होता है ना कि अगर पतला हो गया मतलब सुंदर, बहुत मोटा हो गया मतलब बदसूरत। अगर हम इस प्रकार की नैरो मेंटालिटी में अगर रहेंगे तो हमारा वेट बढ़ गया तो हम दिक्कत में ही रहने वाले जीवन भर। ठीक है, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे सीखे। चीज़ें अलग अलग ढंग में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि जंगल में जाके देखो, कोई भी पेड़ आपको सेम नहीं दिखेगा, हर एक पेड़ अलग दिखेगा। आपके हाथ में जो पेन है, वो पेन सिमिलरली ऐसे हज़ारों पेन कंपनी से प्रोडक्ट बढ़े आगे मार्केटिंग के लिए। जब हम एक मैकेनिकल प्रोडक्ट बन के रह जाएंगे तब हम थोड़े से भी आगे पीछे हो गए तो दुखी हो जाएंगे। अगर हमें एक्सेप्टेंस करना है ना, एक्सेप्टेंस इज द हार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग। आपको खुद को स्वीकार करना है, जीवन को स्वीकार करना है, आपके जीवन में जो भी लोग आते हैं उनको स्वीकार करना है। तो एक्सेप्टेंस के लिए ब्रॉड मेंटेलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस डाइकोटोमस थिंकिंग से, सही गलत इस जजमेंट से मुक्त होना पड़ेगा। लोग होते क्यों है जजमेंट?
जजमेंटल क्यों हो जाते हैं लोग? बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरी से समझाया है, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉग्निटिव एबिलिटी ना होना, टाइम की कमी होना और उसकी ज़रूरत ना होना। टाइम नहीं होता है सोचने के लिए, इसलिए लोग बोलते हैं सही गलत। अगर मान लो आपको कोई शैम्पू लेना है और आप किसी शॉप में गए, तो आपने जो सुना होगा वही उठा लोगे। कौन नए शैम्पू का एनालिसिस करेगा? जो शैम्पू का कवर अच्छा दिखेगा हम उसको ले कर लेंगे, क्योंकि जजमेंट बना लिए जिसका कवर अच्छा होता है वो अच्छा होगा शैम्पू। पर बहुत बार अच्छे कवर में बुरा प्रोडक्ट भी दिख सकता है, एंड वाइस वर्सा। सिंपल सारे कवर में बहुत सारे अप्रतिम प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। सो अगर हमें एक्सेप्टेंस सीखना है तो हमें जजमेंट से मुक्त होना पड़ेगा। हमें चीज़ों के वैरायटी फुल एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि जंगल में अलग अलग प्रकार के पेड़ रहेंगे, हर एक फूल अलग रहेगा, हर एक फूल का स्पेशलिटी अलग होगा। वैसे ही चीज़ें कॉम्प्लेक्स तरीके से विभिन्न विभिन्न पद्धति प्रकार से हमारे सामने आएगी। उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट कर पाए, उस चीज़ को समझ पाए, तो एक्सेप्टेंस हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में संभव है। सर एक क्लिनिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर साइकेट्रिक मेडिकेशन हमने लॉन्ग टर्म तक ली तो हमें उसका एडिक्शन हो जाता है। सर इज़ इट ट्रू और इज़ इट अ मिथ? देखो, अभी कैसा होता है कि कोई अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके प्रति हमें ना एक मल्टी मोडल अप्रोच अपनाना पड़ता है। जैसे कि हम डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ओसीडी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी ये जो अलग अलग बीमारियां साइकेट्री में आती है, मानसिक बीमारियां जो होती है, इनके कारण बहुत सारे होते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कारण, कुछ साइकोलॉजिकल कारण, कुछ सोशल कारण। जो मेडिकेशंस होते हैं वो बायोलॉजिकल कारण, जैसे कि ब्रेन के केमिकल चेंजेस, एबनॉर्मल चेंजेस, उसको ठीक करते हैं। सिर्फ गोली लेके और बेड पे पड़े रहने से डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। सर एंटी डिप्रेसेंट से वेट गेन होता है बोलते हैं, सर ये ट्रू है क्या सर? या बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर डिप्रेशन ट्रीट नहीं करोगे तो ऐसे भी वेट गेन होगा। डिप्रेशन के जो अलग अलग क्लिनिकल सिम्टम्स है उसमें वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा कम होना, ये भी डिप्रेशन के कारण होता है। अगर बंदा बहुत ज़्यादा उदास है तो ऐसे भी वो बाहर एक्सरसाइज के लिए नहीं जाने वाला है, ऐसे भी वो वड़ा पाव और बाकी जंक फूड खाने वाला है, तो उससे वेट बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है? तो चीज़ें सिर्फ इसके कारण ऐसा होता है, साइकेट्रिक मेडिकेशन के कारण साइड इफेक्ट होता है, साइकेट्रिक मेडिकेशन के कारण वेट गेन होता है, ऐसा नहीं है। साइकेट्रिक मेडिकेशन के कारण बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ के कारण दूसरी चीज़ हो ही जाती है और उसके ही कारण होते हैं। इससे हमें बचना पड़ेगा, इस प्रकार के विचार से। चीज़ें मल्टी मॉडल है। मेडिकेशंस अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, एट द सेम टाइम थेरेपी सेशंस फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल इंटरवेंशन। मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, और उसके साथ सोशल फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाए। घर में माहौल फ्रेंडली हो, बाहर सोशल इंटरेक्शंस हो, कम्युनिटी हेल्थ ग्रुप्स हो, थेरेपी सेशन चले जहाँ पे वो अंदर के बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए। एक वेंटिलेशन एक फिनोमेना होता है जिससे बंदा अच्छा फील करता है, और उस एज अ थेरेपिस्ट वो एम्पैथी वाला भाव रख के वो उनको समझ के उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। उनके कुछ कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशन है वो साइकेट्रिस्ट अच्छे तरीके से समझ सकता है। टीम वर्क होता है। अगर ये सारी चीज़ें साथ में चले, अ काइंड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, तो ये चीज़ें नॉर्मल होंगी। सो इट इज़ नॉट लाइक कि इससे सही होता है इससे गलत होता है। यस, डेफिनेटली देयर आर सर्टन साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट हर एक चीज़ के होते हैं। क्या चीज़ के साइड इफेक्ट नहीं होते? चेयर पे हम बैठे, चेयर से बैठ के पीठ में और गर्दन में गैप हो सकता है। क्या चीज़ के साइड इफेक्ट नहीं होते? पर कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से अगर प्रैक्टिस की जाए तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकती है, इंक्लूडिंग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट फॉर वेरियस मेंटल इलनेस। अभी सर एक थेरेपी जो टर्म है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो सर आप थोड़ा थेरेपी के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली थेरेपी, एंड डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि थेरेपी एंड जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो लोग डिप्रेशन में हैं, तो उसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, थेरेपी एंड मेडिकेशन? थेरेपी, ट्रीटमेंट इज थेरेपी। द वर्ड मेडिसिन इज द ब्रॉड टर्म। केमिकल पिल मतलब मेडिसिन होता है, और मेडिसिन में दूसरा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। समय पे खाना, समय पे सोना, सनलाइट कैच करना, ये भी मेडिसिन है। बहुत सारी मेडिसिन है। अभी ये थेरेपी वर्ड क्या है? ट्रीटमेंट के लिए की गई कोशिश इस थेरेपी। दवाई लेना हम उसको फार्माकोथेरेपी बोलेंगे। अगर किसी की हड्डी टूट गई उसके बाद वो रिहैबिलिटेशन में जो होगा एक्सरसाइजेस, वो प्रोग्राम को हम फिजियोथेरेपी बोलेंगे। काउंसलिंग टेक्निक्स को हम साइकोथेरेपी बोलेंगे। बहुत सारे थेरेपीज़ होते हैं। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट का एक तरीका, ठीक करने के लिए की गई हुई कोशिश। मानसिक बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हमें साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी, ये दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन लगता है। सो दैट इज़ द थिंग।
दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट करना भी एक थेरेपी है, फार्माकोथेरेपी। और एक टॉक थेरेपी होता है जिसमें बंदा टेबल के इस साइड उस साइड बैठ के चीज़ों को बहुत रिस्पेक्टफुली सुन के, एम्पैथेटिक फील करके, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हम उसमें एडवाइस देते हैं कि लुक यू हैव दिस प्रॉब्लम एंड दीज आर सर्टन थिंग्स, यू नो। मतलब विचारों के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट, उसमें कुछ प्रैक्टिकल मिडल वे खोजने की कोशिश करना और वो पेशेंट के साथ डिस्कस करना इज थेरेपी। हाउ कैन वी बैलेंस बिटवीन इमोशन एंड लॉजिक? कभी कभी हम इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी हम लॉजिकली डिसीजन ले लेते हैं, पर एट द एंड जो डिसीजन हमने इमोशनली लिया रहता है मतलब मोस्टली लॉस होता है, और जो लॉजिकली लेते हैं उसमें मोस्टली हमें फ़ायदा होता है। तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट वाइल टेकिंग डिसीजन दैट यहाँ पर इमोशनली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर लॉजिकली डिसीजन लेने की ज़रूरत है? देखो कैसा है कि कोई चीज़ है ना सही और गलत नहीं होती। हमारी जो विचारधाराएं हैं, द पर्सपेक्टिव चेंज समथिंग इनटू हैप्पीनेस, समथिंग इनटू सैडनेस। आपको अगर मान लो बच्चा बोल रहा है कि मुझे एक नहीं 10 चॉकलेट ला के दो, तो उसकी मॉम ने बोला कि एक या मैक्सिमम एक और एक्स्ट्रा मिलेगा, तेरे को 2 चॉकलेट ले। वो बोलेगा नहीं मुझे 10 चॉकलेट खाने, फिर वो सिर पटकेगा, रोएगा। अगर उसको 10 चॉकलेट दिए तो वो हैप्पी होगा, यू नो। डाउन द लाइन वो बच्चा जब 25-30 साल का होता है तब वो रेट्रोस्पेक्टिवली जब याद करेगा कि यार अच्छा हुआ मेरी मम्मी ने मेरे को 10 चॉकलेट नहीं दिए रोज़, यू नो। हमें जो अच्छा लग रहा है आज वो कल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, यू नो, बिकॉज वी आर इवॉल्विंग एट ईच एंड एवरी डे। आवर एटीट्यूड मतलब द वे यू लुक towards particular thing, your attitude is always subject to change because at any given point of time we don't have sufficient knowledge and experience about that particular topic. As we evolve through further months, years, experiences, you know, our attitude changes. जो आपको आज अच्छा लगता है वो बुरा लगने लग जाता है या अलग लगने लग जाता है, एंड सो ऑन, यू नो। अभी ये लॉजिक और इमोशन, यू नो, हम जनरली इंटेलेक्चुअलिटी और इंटेलिजेंस ये 2 चीज़ों में फंसे हैं, यू नो। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हम इन दो चीज़ों को। क्या है डिफरेंस इंटेलेक्चुअलिटी और इंटेलिजेंस में? चीज़ों को याद कर पाना, शब्दों का चयन कर पाना, कोई पर्टिकुलर टॉपिक रट पाना, इंटरनेट पे पर्टिकुलर मेथड से चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करना, इसको हम इंटेलेक्ट बोल सकते हैं, सो कॉल्ड योर लॉजिक। और एक होता है कि हमें वो चीज़ करके पता चला क्या था, यू नो, करके पता चला। अगर हमने आपको बोला कि सामने मिठाई रखी है, आप बोलोगे कि बिना चखे अगर बोलोगे कि भाई मिठाई तो मीठी है, बहुत अच्छी होगी, बिना चखे अगर बोलोगे तो ये लॉजिक हो गया। इमोशंस मतलब क्या? चखा, चखने के बाद फिर फील हुआ, उसके बाद आपने चीज़ों को बयां किया कि नहीं यार अच्छी लगी मिठाई। बहुत बार उसमें कुछ दिक्कत भी हुई, होने दो दिक्कत हुई तब तो पता चला, यू नो। जिसने दिक्कतें झेली उसको लॉजिक पता चल जाता है बाद में, पर जो सिर्फ लॉजिक ही यूज़ करता है उसको रियलिटी में है ना कभी एक्सपीरियंस नहीं आता। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअलिटी एंड इंटेलिजेंस, यू नो। इंटेलेक्चुअलिटी बोलते हैं कि हम सिर्फ उसमें रीजनिंग वगैरह कर सकते हैं, हम यू नो खुद को बचा सकते हैं, पर है ना सृजनात्मक काम कभी नहीं हो सकता इंटेलेक्चुअलिटी से। इंटेलिजेंस मतलब कर लेना, कर लो, हाँ, पर कर लो, पर एज अ थर्ड पर्सन खुद की चीज़ों को देखो भी कि मैं सच में प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ कि नहीं, खुद के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति। एंड वी आर इवॉल्विंग। सो साक्षी भाव जागरूक रख के आप चीज़ों में आगे बढ़ते रहो, आपको इमोशंस के साथ लॉजिक भी आपका इम्प्रूव होगा। पर सिर्फ लॉजिक में ही अटके रहोगे तो क्वेश्चन आंसर के विशेष सर्कल में फंसे जाओगे और उसमें ओवर थिंकिंग में चीज़ें सिर्फ खराब होनी है। तो फॉलो योर इनर इंस्टिंक्ट, बट एट द सेम टाइम कीप दैट साइलेंट नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन अलाइव। दिस इज माई एडवाइस। सर, कैन यू टेल डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री? या सो बहुत बार ये होता है कि अभी मुझे डिप्रेशन जैसे लक्षण है तो मैं साइकाट्रिस्ट के साथ ट्रीटमेंट करूं या साइकोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट करूं। मैं इसको एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री हम बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट, सेक्सुअल प्रॉब्लम, एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट, डी एडिक्शन एंड सो ऑन, यू नो। सेक्सुअल डिसफंक्शन का उदाहरण देके बताना चाहूँगा। अगर मान लो किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, या लड़कियों में वजाइनिस्मस एक कंडीशन होती है जिसमें पर्टिकुलर इंटीमेसी में प्रॉब्लम हो जाता है, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है मान लो, तो अभी ये प्रॉब्लम मेडिकल कंडीशन के कारण भी हो सकता है, यू नो, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ के कारण हो सकता है, इसमें डिप्रेशन के कारण हो सकता है,
एक दूसरे की पर्सनैलिटी मैच नहीं हो रही, एक दूसरे के स्वभाव अच्छे नहीं लग रहे, उसके कारण हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन जो कि हमें मेडिकल टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन से पता करेंगे। अगर मान लो एज अ लेमैन आई एम हैविंग डिप्रेशन या सर्टन काइंड ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम, तो मुझे उसमें मल्टी मॉडल इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ेंगे। सो फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द टीम वर्क, अ टीम विच constitute psychiatrist, psychologist, psychiatric social worker and psychiatric nurse। ये आइडियल फ्रेमवर्क होता है। जब हम मेडिकल कंडीशंस रूल आउट करते हैं, जैसे कि थायराइड का कोई दिक्कत है क्या, जैसे हम बता रहे थे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है मान लो, उसमें टेस्टोस्टेरॉन के लेवल क्या है, उसमें और कोई दिक्कत है क्या, कोई पास्ट ट्रॉमा था क्या, कोई सर्जरी के कारण कुछ नर्व में कुछ दिक्कत हुई थी क्या, ये सारी चीज़ें मेडिकली हमें पहले साइकेट्रिस्ट के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। साइकेट्रिस्ट विल रूल आउट द वेरियस मेडिकल डिसऑर्डर, देन ही विल confirm the diagnosis, then he will plan certain pharmacotherapy. At the same time he will discuss this fact with the psychologist and accordingly therapy sessions can be planned. So साइकोलॉजी और साइकेट्री में डिफरेंस क्या है? साइकेट्रिस्ट इज द वन हु हैज़ पास्ड MBBS प्लस डिप्लोमा साइकेट्री और MD साइकेट्री और DNB साइकेट्री, and he is qualified in prescribing medication, ruling out particular medical disorders which might look like psychiatric disorder. So डायग्नोसिस कंफर्म करना, उसका मेडिकल मैनेजमेंट करना, ये साइकेट्रिस्ट का काम है। साइकोलॉजिस्ट जो बंदा होता है उसने BA साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, MPhil साइकोलॉजी, PhD साइकोलॉजी इस लाइन में काम किया होता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, तो वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी दोनों साथ में मिल के काम करते हैं। सर आप थोड़ा ये टर्म्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, ADHD एंड OCD, हाइपर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एंड OCD, और कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पॉसिबल है कि हम जिससे ये पता कर सके कि ये OCD है एंड दिस इज़ ADHD? या सो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ये चीज़ बहुत बार देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर ट्रीट में आई एम हैविंग ADHD। हम फिर पूछते कैसे पता चला भैया आपको ADHD है? वो बोले कि हमने पर्टिकुलर वेबसाइट पे एक फॉर्म भरा, उस स्क्रीनिंग में हमें स्कोर जो है दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ ADHD, सो ट्रीट माई ADHD। ठीक है, सिमिलरली दे टेल अस दैट आई एम हैविंग OCD, ट्रीट माई OCD। सो यहाँ पे ही प्रॉब्लम है कि यू नो कि मुझे क्या हो गया है ना, इसके प्रति मैं जजमेंट ही बना लिया और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ और मुझे ठीक कर दो। यू नो डिटेल असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। सोशियोडेमोग्राफिक क्या प्रोफाइल क्या है, हिस्ट्री क्या है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है, यू नो इसका ओवरऑल हमें थोड़ा सा समरी बना के स्टडी करना पड़ता है। उस हिसाब से हम कुछ डायग्नोसिस बनाते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस, देन वी विल कीप सर्टन डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड वी विल वर्क ऑन दैट ऑन द लॉन्जिट्यूडिनल फ्रेम। ठीक है, जो आपने ये जो बताया कि ADHD और OCD, डेफिनेटली ADHD का प्रिवेलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ा है, बहुत सारे फैक्टर्स भी है, जैसे कि सोसाइटियल इन्फ्लुएंस कम हो गया है, हम स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा कर रहे हैं या शुगर एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। ADHD OCD होता एग्जैक्टली क्यों है किसी को नहीं पता, यू नो एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नो। जैसे TB क्यों होता है पता चल गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ये बैसिलाई के इन्फेक्शन के कारण TB होता है, पर वेरियस मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग OCD एंड ADHD क्यों होते हैं एग्जैक्टली पता नहीं चला। ये क्यूरेबल है? या एज आई टोल्ड, क्योर इज इम्पॉसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, वेदर इट इज मेडिकल और फिजिकल, They are psychiatric, you know everything is controllable. Yes, definitely these are controllable, so called curable, you know. So अगर हम उसमें प्रॉपर तरीके से अगर असेसमेंट करें और ट्रीटमेंट में बंदा भी थेरापेटिक माइंडेडनेस रखता है पेशेंट साइड से, तो ज़रूर इसमें हो सकता है प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट एंड हिज केयर गिवर शुड एक्सेप्ट दिस कंडीशन, दैट दिस कंडीशन एग्जिस्ट। बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं तो रोज़ जिम जाता हूँ, मैं रोज़ पॉजिटिव रील्स बनाता हूँ, रील्स देखता हूँ, मैं कैसे डिप्रेस्ड हो सकता हूँ? फिर डिप्रेस्ड अगर हो गया मान लो तो घर वाले चिल्लाते हैं तेरे को क्या चीज़ की कमी है कि तू डिप्रेस्ड हो गया, तेरे को हमने क्या चीज़ की कमी रखी है, सब समय पे खाना दिया, पैसा दिया, स्कूल की फीस भरी, तू डिप्रेस्ड क्यों हो रहा है? तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, यू नो सबको हो सकता है, पढ़ाई लिखे को हो सकता है, गांव वाले को हो सकता है, शहर वाले को हो सकता है,
बुजुर्ग को हो सकता है, बच्चे को हो सकता है, मिड एडल्ट को हो सकता है, सबको हो सकता है। सबके साथ सब कुछ हो सकता है जीवन में। इसी विचारधारा को अगर हम स्वीकार कर ले, जीवन का बेसिक तत्व, यू नो, द नेचुरल प्रिंसिपल। नेचुरल प्रिंसिपल मतलब झाड़ पत्ती में रहना नहीं होता है। व्हाट इज नेचर, यू नो। हम बोलते कि हाँ ट्रेक पे मैं गया, वहाँ पे झाड़ी के बगल में मैंने फ़ोटो निकाले तो मतलब मैं नेचर के साथ हूँ, बिल्कुल नहीं। यू नो, पोल्यूशन में बैठ के भी मैं नेचर को फॉलो कर सकता हूँ, अगर वो माइंडसेट अगर होगा तो। आप यही करो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील टू एंड आई फाइंड इट वर्थफुल टू मेंशन हियर। पोल्यूशन क्यों बढ़ा? एक ज़माने में तो लोग झाड़पत्ती में ही रहते थे ना, यू नो। पोल्यूशन क्यों बढ़ा? लोगों के दिमाग में पोल्यूशन था, इसके कारण बाहर पोल्यूशन बढ़ा। तो चीज़ों को स्वीकार करना जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक ये ना इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो दैट इज़ द थिंग। सबके साथ सब कुछ हो सकता है, देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। अगर ये हम चीज़ें ये कर दे तो सब सही हो जाएगा। सर क्या हैप्पीनेस एक परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड है और इट इज़ अ टेम्पररी स्टेट? हम जिस प्रकार से सोचते हैं वही हमारे लिए रियलिटी बन जाता है। बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी बताया कि सोच समझ के ही मानना, क्योंकि जो मानोगे वही बनोगे। सो सुख दुख मनोदशा है, ये हमेशा टेम्पररी रहता है, ये परमानेंट कभी नहीं रहता। आपको कभी हैप्पी लग सकता है, कभी दुखी लग सकता है। आपकी विचारधारा चेंज हुई तो आपको हैप्पीनेस दुख में और दुख हैप्पीनेस में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। सो दुख का भी स्वीकार करना चाहिए। मतलब हमेशा मैं हंसता रहूँ और हमेशा मुझे मेरे दिल में मतलब अच्छे भाव ही हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मान लो ऐसा हो भी गया तो वो भी एक पागलपन ही कहलाएगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपको हैप्पी ही लग रहा है, 24 घंटे हैप्पी लग रहा है, यू नो। जनरली ये भी चीज़ कोई मेंटली हेल्थ की इंडिकेटर नहीं मानी जाएगी। तो कभी दुखी भी लग सकता है, कभी हैप्पी भी लग सकता है, कभी खट्टा कभी मीठा, यही तो है जीवन। बहुत लोगों में एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, तो अगर किसी को अपने एंगर को मैनेज करना है तो आप उसे क्या सजेशन देंगे? एंगर तो जनरली वही होता है कि हम मेरे मन के हिसाब से नहीं हुई चीज़ें, यू नो। जब मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ तब मैं इसके कारण चिंतित हो जाता हूँ कि मेरे मन के हिसाब से क्यों नहीं हुआ। मतलब ये धारणा कि मेरे मन में जो आए वैसे ही हो और वहाँ के वहाँ ही हो और वैसे ही हो, यू नो, इसके कारण एंगर आता है। ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी। सारी चीज़ें अनिश्चित तौर से चलती है, आपके मन के जैसा होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। वैसा ही हो, जब तक ये क्वेस्ट नहीं निकलेगा तब तक एंगर आना बंद नहीं होगा। पर बहुत सारी चीज़ें एज अ रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे बढ़ता है एकदम फास्ट माइक्रो सेकंड में। बहुत बार गुस्सा आता है, यू नो, अपने लोगों के ऊपर गुस्सा आता है, पराये लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शब्दों का चयन, यू नो, दो प्रकार के कम्युनिकेशन करते हैं हम, शब्दों से और बिना शब्दों के, वर्बल नॉन वर्बल। दोनों में हमें मिडल ग्राउंड निकालना पड़ेगा, यू नो। वर्बल रिफ्रेमिंग, अगर मान लो हमने आपसे कुछ चीज़ें मांगी और आपने बहुत गलत तरीके से हमें रिस्पॉन्स किया, ठीक है, तो आप मेरे विरोधी ही हो या आप बहुत ही बुरे इंसान हो, ये जजमेंट बनाना भी तो गलत रहेगा। शायद आपका दिन बुरा गया होगा, या शायद आप दूसरे कारण से चिंतित होंगे और आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण मेरे से अच्छे से डील नहीं करने को जमा। ये भी तो हमने सोचना चाहिए, यू नो। सो चीज़ों में मिडल ग्राउंड निकालना, एक्सट्रीम्स को हटाना, यू नो। बहुत बार एक होता है ना, कोई इंसान या पर्टिकुलर सिचुएशन, यू नो, कोई पर्टिकुलर मेमोरी, अच्छी या बुरी, इस डाइकोटॉमी में ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो जाती है, अच्छा या बुरा, आर या पार। सो इस आर या पार मेंटेलिटी से हटकर मिडल ग्राउंड लाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मान लो गुस्सा आया तो चाहे जो हो, वर्बल और फिजिकल वायलेंस नहीं करूँगा। बहुत कुछ बोलने की इच्छा हो रही है इंपॉर्टेंट जगहों पे, तो फटाक से नहीं बोलना है, ज़रा 30 सेकंड का पॉज लेना है, थोड़ा आँख बंद करके डीप ब्रीदिंग करना है, रिलैक्स करना है और उसके बाद बोलना है। और ये नियम हमेशा निरंतर ध्यान में रखना कि चाहे जो हो गाली नहीं दूंगा, चाहे जो हो तोड़ फोड़ नहीं करूँगा, चाहे जो हो सामने वाले बंदे को एब्सोल्यूट सेंटेंस में नहीं बोलूँगा, ऑलवेज बी रिलेटिव। सो दीज आर द प्रैक्टिकल मेथड्स बाय विच यू कैन कंट्रोल द एंगर। एंड इफ योर एंगर इज परसिस्टिंग and it is creating a lot of trouble in your life, then you should consult it with a professional. सर ये जो डिस्कशन हुआ आज का वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। और आपका क्या ओपिनियन है सर इस डिस्कशन? Yeah, first of all, Shubham, I would like to thank you and your team for inviting me for this wonderful conversation. And मैं सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि mental health is a need of our
सबको मानसिक समस्याओं से कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती है और वो किसी को भी हो सकती है। सिक्के के दो साइड्स, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। जिस के पास शरीर है उसके पास मन है। जैसे शरीर में दिक्कत हो सकती है वैसे मन में दिक्कत हो सकती है। सो कम्युनिटी लेवल पे आप चीज़ों को एक्सप्रेस करें, अपने फैमिली में एक्सप्रेस करें। अगर दिक्कत होती है तो बताए तरीके से आप है ना प्रोफेशनल हेल्प लें। दिस इज़ माई एडवाइस। टेक केयर। थैंक यू। Thank you so much, sir, for giving us your precious time and the efforts you put in this conversation. Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू। Thank you so much.